नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों का। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत जो हास्यकरण से निपटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पार्ट 1 में भी हमने देख लिया किस प्रकार से जो सरकार द्वारा हास्यकरण को निपटाने की कोशिश की जा रही है और प्रयास कर रही है अलग अलग कानून व्यवस्था के नियम बनाकर। अब आज जो दूसरा पार्ट है उसके अंतर्गत देखते हैं कि दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। अब जो पिछड़ी हुई जाति बार बार उनके साथ शोषण के जो बनाव है सामने आते हैं, तो सरकार को अब क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि इन्हें अधिकारों के माध्यम से उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है एक दलित समुदाय का कि एक गांव का नाम है जकमालपुर और वहाँ के लोग थे जो त्योहार की बड़ी जो धूमधाम से पूजा कर रहे थे, उसमें जुटे हुए थे। यहाँ क्या होता है कि हर 5 साल बाद एक वहाँ पे स्थानीय देवता है उनकी पूजा की जाती है और आसपास के जो उत्सव के मनाने के लिए लोग 20 गांवों के पुजारी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब होता क्या है कि उनका एक नियम था कि जो दलित समुदाय का एक जो व्यक्ति है उन सारे पुजारियों के पैर धोता है और इस धोए हुए पानी से वो क्या नहाना पड़ता है। तो ये परंपराएं थी, ये गांव के अंदर चली आ रही थी। अब ये जो बारी थी वो थी रत्नम के परिवार के लोग की ना, वही उनके परिवार के लोग ही ऐसा काम कर रहे थे। अब देखो क्या हुआ कि रत्नम से पहले उनके पिता और दादा भी काम किया करते थे, लेकिन उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने पर भी मना किया जाता था। और रस्म के लिए अब बारी थी ये रत्नम की, और रत्नम को बोला गया भाई तुम्हें ये काम करना है। तो रत्नम ने एक काम करने से मना कर दिया, जो कि एक 20 साल का लड़का है और इंजीनियरिंग की कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा है। अब जैसे ही उन्होंने इनकार किया तो क्या होता है कि सारे जो उनके जो पुरखों के जो दलित होने के कारण जो ऐसा करने की वो मजबूर माना गया था। वो सोचता था कि ये जो कोई सही मायने में ये सही नहीं है। अब ये मना करने से क्या होता है कि उनके गांव के जो लोग थे, ताकतवर जातियाँ थी, उनके सामने ना समुदाय के कई परिवारों में भी खफा हो गए कि उनसे बात करना छोड़ दिया है ना, उनसे किसी प्रकार का व्यवहार तोड़ दिया। अब ये लड़का था वो कच्ची उम्र का नौजवान था, उनने मानने तो इनकार कर दिया, लेकिन जैसे ही वो उनको लगता था गांव वालों की ये पढ़ाई लिखाई करने से इनको पूरा बिगाड़ दिया है, अब खुद को के उनके बराबर मानने लगा है। अब लोग थे ये तो हो गया, लेकिन रत्नम की जाति के लोग भी अब ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो भी कोई काम था खेत खलिहानों का ना, दिहाड़ी मजदूर के रूप में उन्हीं के वहाँ उनको जाना पड़ता था। अब ये तो थी प्रभुत्वशाली जातियाँ। अब वो सोच में पड़ गए सभी कि हमारी के जीवन कैसे चलेगा ना, हम क्या खाएंगे। ये तो कि उनके सामने झुकने वाला नहीं है ना, कि दलित झुकेंगे नहीं, उन्हें देवीय स्थानों में तो भी जाने को भी मना कर दिया है। तो बोल दिया कि आपको अभिशाप लगेगा ना। अब ऐसा बोला गया तो वो तो सोचता रहा कि हम तो कभी मंदिर में तो गए ही नहीं है, तो हमें किस प्रकार का अभिशाप मिलेगा देवताओं के प्रति, है ना। तो ये इस प्रकार की घटनाएं क्या होती है, जो ताकतवर जातीय थी वो फिर रत्नम को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्रयास करना शुरू कर दिया। क्या हुआ कि एक बार जब उनका परिवार ने उनको भी, रत्नम और उनके परिवार को बहिष्कार कर दिया, वहां से उसको छोड़ दिया। रत्न ने किसी तरह से संपर्क नहीं रखा, है ना। और रातों रात क्या हुआ, एक रात अचानक उसके जो घर में झोपड़ियों में क्या दी, आग लगा दी। वो मुश्किल से अपने घर से अपने माँ के साथ बाहर निकला। और ऐसी घटना के पश्चात क्या हुआ, उसने अनुसूचित जो जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो अधिनियम होते हैं ना, उनको जो अत्याचार निवारण जो क्षेत्र 1989 के तहत पास के जो थाना था वहाँ पे उन्होंने जो मामला है दर्ज कराया। दलित परिवार अब भी उसके आगे नहीं आए, है ना। कोई भी समुदाय है, दलित समुदाय के कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आए।
क्योंकि वो कोई भी मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी वहाँ पे बना दी जाएगी। तो ऐसी ही क्या थी खौफनाक जो धमकियाँ है, डरावना है, ये उच्च जातियों वालों का है वहाँ पे बना रहता है। तो अब ये देखो ये लास्ट में क्या हुआ अंत में कि जो विवादास्पद जो रस्म थी वो तो खत्म कर दी गई, लेकिन जो ये रत्नम था उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा, है ना, क्योंकि जो उच्च जातियों ने उनको बहिष्कार कर दिया था। तो ऐसी भी क्या है प्रथा है आज भी, जो पहले के समय के अंदर देखो लोग अभी पुराने ख्यालों में जीते आ रहे। अब रत्नम ने जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो अत्याचार निवारण जो अधिनियम है उनके तहत है, उसका अर्थ क्या होता है। रत्नम ने अपने गांव में तो उच्च जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। अब इसमें क्या होगा कि जो भी दलित समुदाय के हैं उनकी मांगों को जवाब में बनाया गया था कि इनको पूरा अधिकार होना चाहिए। यह कानून जब दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाही करे, इस प्रकार से जो नियम है वहाँ पे लागू कर दिया गया। लेकिन जैसे ही बहुत सारे क्षेत्रों में क्या था, भारत के कई हिस्सों में ये जो अलग अलग क्षेत्र में ये हिंसात्मक रूप लेना धारण हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र के अंदर देखो जो उनका संगठन था दलित संगठन वो सामने आए और उसका विरोध करना शुरू हो गया। 1970 और 80 के दशक में आते आते के समस्या है बहुत ही भयानक रूप ले लिया। उसी दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों को दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए। अपने हकों को पूरा करने के लिए वो जोर जोर से उन्होंने आवाज़ उठाई। रत्नम की तरह वहाँ पर भी उच्च जातियों के हिंसा से लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और हिंसा पे वो उतर आए। अब ये ऐसा देखो जो हिंदू में भी हुआ, उसके पश्चात क्या होता है कि विभिन्न दलितों ने अपनी देखो एक सूची तैयार की और अपराध करने वालों के लिए उन्हें सख्त सजा हो ऐसा उन्होंने प्रावधान वहाँ पे रखा। लेकिन ये तो जो दलित समुदाय ने तो पूरा किया, उन्हीं को देखकर जो आदिवासी समुदाय थे वो भी शांति से बैठने वाले नहीं थे। हुआ यूँ कि वो भी एक अपने यहाँ जो बराबरी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी तो क्या थी, जमीन छीन ली गई थी और संसाधन को वापस करने के लिए आंदोलन करना शुरू पड़ गए। उनको भी ताकतवर सामाजिक जो गुट थे उनका सामना करना पड़ रहा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। तो वो भी थे अपने जो संसाधन को पाने के लिए, अपने जो ताकत को पाने के लिए, अपने ज़मीन को पाने के लिए वो भी अब क्या करें, विरोध करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि कानून में अपराधियों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है ना, बहुत बड़े अलग अलग रूप के वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई गई। इस कानून का न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि ये कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी अब जघन्य कृत्य कर सकते हैं। यानी कि पूरे समाज को बचाने के लिए, अपनी जो देखो जानहानि मानहानि के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ऐसे भी कानून वहाँ पे बनाए गए कि अपराधियों के बीच वहाँ पे क्या फ़र्क है। देखो पहला है कि इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है ना, किस प्रकार से उनको वहाँ पे सजाएं होनी चाहिए। पहला है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश कर दे तो उसके सामने कार्यवाही होगी। दूसरा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे पर रंग लगाते हैं या कोई ऐसा और कोई काम करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है तो उनके सामने कार्यवाही की जाएगी, है ना। दूसरा है कि इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलित और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है ना। क्या होता है कि उनको एक प्रावधान दिया गया है कि कोई भी जो एसटी और एससी के जो व्यक्ति है ना
उनके नाम पर जो भी जमीन दी गई है उनका पूरा अधिकार है, उनके स्वामित्व है उनके ऊपर ही रहेगा। या वो खेती करता है या उसके नाम पर कोई जगह स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक स्तर पर तो क्या कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं। अगर किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो उनके साथ भी कानूनन कार्यवाही की जाएगी। तो ये सारी जो परेशानियां थी उस टाइम पे जो महिलाओं को, आदिवासी जो समुदाय के दलित समुदायों को झेलनी पड़ रही थी। दूसरा है कि उस टाइम पे जो दलित समुदाय की जो औरतें थी, है ना, उसमें भी खास प्रकार के उनके जो जाति दी गई है, समुदाय दिया गया है कि उनको एक हाथ से मेला उठाने का वहाँ पे परंपराएं थी, कलंक उस टाइम पे लगा हुआ था ना। हम क्या है कि कोई भी पशुओं का या मलमूत्र उठाना है जो झाड़ू टीन के जो टोकरियों से हम उठाते हैं, लेकिन ये जो शौचालय का जो सूखा शौच जो उनको उठाना हाथों से पड़ रहा था वो काफ़ी एक दयनीय वहाँ पे अनुसार उसको माना जाता है। जो ये काम थी था जो दलित जो औरतें और लड़कियां हिस्से में इसमें आता था। यहाँ पे दिया गया है कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर देखो बात की गई है, काफ़ी लोग ही इसमें जुड़े हुए थे ना, 1 लाख से लोग अधिक ये काम कर रहे थे। लेकिन इस संगठन का कहना है कि 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। देखो, लेकिन एक गलत बात क्या है कि उनको एक मेला है वो सिर पे ढोलना पड़ रहा था कि काम के उनके स्वास्थ्य से काफ़ी गंभीर जो बीमारियों का खतरा रहता था। लगातार संक्रमण के खतरे से क्या होता था, उनकी आंखें, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर भारी असर पड़ता था। लेकिन उनको केवल मामूली ही वेतन उनको दिया जाता था, वो भी थे जो रोज की रोजाना था। 200 रुपये उनको दिए जाते थे। देखो इस साइड में चित्र दिया गया किस प्रकार से हाथ से मेला उठाती एक सफाई मजदूर। फिर बाद में देखो काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए ना, अलग अलग क्षेत्र के अंदर। जो ये लोग जो उठाने वाले थे वो कौन थे, तो गुजरात के अंदर देखो जो अछूत उसको माना जाता है, जो भंगी जो समुदाय के हैं, आंध्र प्रदेश के जो पाखी और तमिलनाडु के जो सिक्कलियर इसी श्रेणी में आते हैं जो ऐसा काम करते हैं। फिर बाद में 2003 के सफाई जो कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों के माध्यम से जो ये एक न्यायपालिका के अंदर जन याचिका दायर की और ये कानून जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया गया, है ना। तो ऐसी भी परंपराएं क्या है आज भी देखो, पहले के समय में भी देखो ऐसी परंपराएं फैली हुई थी, लोग थे ऐसे काम किया करते थे। अब उस टाइम पे आदिवासियों की भी मांगे हुआ करती थी, है ना। 1989 का जो अधिनियम कहता है कि क्या हुआ कि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पे जो वहाँ पे काम कर रहे थे ना, उनको वहाँ से बहाली कर दिया गया था। अभी इस उन्होंने क्या किया, कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया, है ना। अब कानून का सहारा लिया तो क्या होगा, जिन लोगों की जो ज़मीन है ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था या फिर कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि कानून की जनजातीय समुदाय है ना, उनकी ज़मीन है, संवैधानिक रूप से आदिवासियों को ज़मीन किसी गैर आदिवासी को नहीं मिलनी चाहिए, है ना, ऐसा उन्होंने बोल दिया। और पूरी उनकी संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, है ना। ये सब सारा जो काम था उन्होंने कह दिया। उसी टाइम के जो आदिवासी कार्यकर्ता थे उसका नाम था CK जानू। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी आदिवासियों को खदेड़ने में उनका हाथ रहा है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों को उनके परंपरागत जंगलों से गुजरने के छूट देती है ना। तो सरकार भी उनका यहाँ पे हाथ रहता है, वो ऐसा काम करती है। उनका कहना है कि सरकार ऐसी योजना बनाए जिनके सहारे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके, है ना। उनको भी
पूरे ये जो संसाधन की सुविधा होनी चाहिए। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनः आवास देने के लिए मामूली सा खर्च तो करने में क्यों हिचकिचाती है ना। ये भी सही बात है, सरकार को भी ये पूरा ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ के तहत हमने देखा कि सरकार की जो अधिकार या कानून या नीति के माध्यम से जो व्यवस्था बनाती है, उनको केवल बनाए रखने से काम नहीं चलता, इनको सही में लागू होना चाहिए। तभी ये अधिकार है वास्तव में लागू होंगे, तभी हमारे देश के अंदर सभी को बराबरी का अधिकार है, वहाँ पे समानता के रूप में देखा जाएगा। चाहे वो बराबरी हो, इज्जत का सवाल हो या सम्मान की, चाहे कोई भी नई बात नहीं है, सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, है ना। इसी प्रकार एक लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, तभी एक पूरा लोकतांत्रिक देश है वो आगे आ सकता है, सभी का विकास हो सकता है। तो ये वीडियो देख के आपको आने वाले समय की जो जितने भी वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल है JJ सर एकेडमी, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आभार।